अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका बहुत शुक्रिया। जी। सलीम साहब, आप क्या फरमाएंगे कि गुज़श्ता कल वज़ीर आज़म साहब अपने वफ़द के हमरा तशरीफ़ ले गए अफ़गानिस्तान के दौरे पर, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि वो वफूद की शक्ल में जाते रहे। तो अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से काफ़ी बातचीत चल रही है, और अफ़गान तालिबान को भी कायल किया जा रहा है कि वो अमन के जो मुज़ाकराती प्रोसेस चल रहा है उसमें शरीक हो जाएँ। तो आप इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे कि ये दौरा किस वजह से किया गया, और क्या इसके नताइज मुस्बत निकलेंगे? क्या या ये भी जो दौरा था पहले की तरह महज एक दौरा ही साबित होगा? देखिए, एक तो ये कि दोनों के माबैन गलतफहमियां भी बहुत हैं, जी। और पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान की डीलिंग में गलतियां हुई हैं, और मौजूदा अफगान हुकूमत से भी गलतियां हो रही हैं। तो ये कि दोनों साइड की मजबूरियां भी बहुत है। अफगान हुकूमत को अपने इंटरनल तजादात का भी सामना है, और वो जाहिर बात है कि बहुत सारे इकदामात में या पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार और आज़ाद भी नहीं है। और अफगान सरजमीन जो है मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक की और आलमी ताकतों के प्रॉक्सी वार के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जाहिर बात है कि ये तो अफगान साइड की मजबूरियां हैं, और पाकिस्तान की साइड की मजबूरी ये है कि एक तो पाकिस्तान को अपनी माजी की गलतियों का बैगेज अपने साथ लेके चलना पड़ता है। दूसरा पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका को तो मुतमईन करने की कोशिश की है, लेकिन अफगान हुकूमत को मुतमईन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कमाकुहू एफर्ट्स नहीं हुई। और फिर अब एक जो पाकिस्तान का मखमसा ये बन गया है कि अफगानिस्तान में तासुर ये है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की मुट्ठी में बंद है। लेकिन हकीकत ये है कि अफगान तालिबान पे पाकिस्तान का असर तो जरूर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान की मुट्ठी में बंद है। और फिर पाकिस्तान की एक मजबूरी इस वक्त ये आ गई है कि तालिबान के साथ ईरान ने भी ताल्लुकात बना लिए हैं, रशिया ने भी बना लिए हैं। तो अब अगर पाकिस्तान एक खास लेवल से ज्यादा सख्ती करेगा तो अफगान तालिबान दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ये दोनों तरफ की मजबूरियां भी हैं और दोनों तरफ की गलतियां भी हैं। लेकिन अब इसमें भी कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में अमन जहां सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की जरूरत है, तो अफगानिस्तान के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी मुल्क की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो वो उन मजबूरियों और गलतियों की वजह से तो दोनों एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन फिर जाहिर बात है कि दोनों का एक दूसरे के बगैर चारा भी नहीं है, और दोनों का मुस्तकबिल भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए दोबारा फिर एक नए से भी आ जाते हैं। और मेरे ख्याल में तलखियों के एक लंबे सिलसिले के बाद जो है ये हमारे खुश आएंगे कि दोबारा बाहमी बातचीत का दरवाजा खुल गया है। और इस मरतबा एक इसमें बेहतरी ये है जी। कि इन सरबराही मुलाकात से पहले दोनों मुल्कों के इदारों ने और बिलखसूस सफरा की सतह पर भी, इंटेलिजेंस की सतह पर भी, आर्मी की सतह पर भी काफी होमवर्क पहले से हो चुका है, और एक लाएअमल पे इत्तेफाक कर दिया है। तो अगर कि अब विल भी है, लाएअमल भी है, और पस मंजर में इदारों की बाहमी कोऑर्डिनेशन भी है, वर्किंग ग्रुप्स भी बन गए हैं। लेकिन जाहिर बात है कि अब भी आगे बहुत सारे मुश्किल मरहले आने हैं, और देखना यह है कि दोनों ममालिक की क़यादत उन मराहिल से कैसे खुशस्लूबी के साथ जी। उनको सर करती है। जी। सलीम साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से बातें की। आप क्या समझते हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को ज़रूरी है अफ़गानिस्तान से भी बल्कि ज़्यादा कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो जाए, तो लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के हरीफ ममालिक हैं, बिलखुसूस भारत, वो वहाँ पर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुका है, और दूसरा पड़ोसी मुल्क ईरान है, उसकी भी काफ़ी वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उसकी भी अमल दरामद शराकत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों मुल्क जो पाकिस्तान के एक तरह से हरीफ समझे जाते हैं, क्या ये इस बात पर राज़ी हो जाएंगे कि अमन आ जाए और पाकिस्तान को फ़ायदा मिले? भारत तो वैसे भी चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह से पाकिस्तान के साथ वो मुकाबला करता रहे। देखिए, अफगानिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पिछले 30-35 सालों से अफगान सरजमीन पे दूसरों की लड़ाई है, जो अफगान सरजमीन पे अफगान का खून बहा के और अफगान का कंधा इस्तेमाल करके लड़ी जा रही है। अब देखें तो क़याम पाकिस्तान के वक्त से इंडिया ने ये कोशिश की है कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, और सिवाय एक महदूद अरसे के जब भी वहाँ पे अब इंडिया के ज़रिए असर हुकूमत आई है, तो उसने उसको सफारती सतह पे भी और स्ट्रेटेजिक सतह पे भी और प्रॉक्सी की सतह पे भी उस सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है।
और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान को भी ये गलत पॉलिसी अपनानी पड़ी कि इंडियन असर रसूख को कॉर्नर करने के लिए पाकिस्तान की फिर ये कोशिश रही कि वो वहाँ पे ऐसी हुकूमत कायम करे जो इंडिया की बजाय पाकिस्तान के ज़ेर असर हो। तो इस वक्त भी अफगानिस्तान जो सफर हो रहा है वो एक तो पाकिस्तान और इंडिया के उससे इन प्रॉक्सी वार से सफर हो रहा है, और अफगान हुकूमत के लिए ये एक बड़ी आजमाइश है कि वो एक तो इंडिया के असर से कैसे निकलती है, इस हवाले से पाकिस्तान के ग्रीवेंसेस को या खदशात को किस तरह रिमूव करती है, और किस तरह ये इंश्योर करती है कि अफगान सरजमीन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। दूसरे नंबर पे आप देखिए कि तालिबान के दौर में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब और यूएई वगैरह तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके मुकाबले में ईरान और कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक और इंडिया मिलके वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे। अब भी ईरान ने इस वक्त अगर अमेरिका के बाद किसी ने बहुत ज्यादा रसूख अफगानिस्तान में पैदा किया है तो वो मेरे ख्याल में ईरान है। और जाहिर बात है कि ईरान की भी ये कोशिश रहती है कि जो अरब ममालिक है वो वहाँ पे उनको आने ना दे। और लेकिन दूसरी तरफ जाहिर बात है कि सऊदी अरब के साथ ईरान अफगानिस्तान के बड़े दीरीना ताल्लुकात भी रहे हैं, और सऊदी अरब का आलम इस्लाम में भी एक किरदार है। फिर आप देखें तो इस वक्त अफगान सरजमीन पे अमेरिका और रशिया की प्रॉक्सी वार भी जारी है, और अमेरिका और चीन अगरचे अभी तक प्रॉक्सी की सतह पे ज्यादा मुतहर्रिक नहीं हुआ है, लेकिन चीनियों को ये खदशा है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान सरजमीन को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये एक तो जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क़यादत इस बात को समझे कि शायद बाहर खित्ते से जो बाहर ममालिक हैं वो अफगानिस्तान में बदअमनी न सिर्फ ये कि अफोर्ड कर सकते हैं बल्कि शायद कुछ ममालिक को सूट भी करता है। मसलन अगर अफगानिस्तान में अब बदअमनी न रहे तो वहाँ पे अमरीकी प्रेजेंस का जवाब क्या रह जाएगा, इसी तरह वहाँ पे इंडियन प्रेजेंस का जवाब क्या रह जाएगा। इसलिए दोनों ममालिक को कोशिश करनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे ये प्रॉक्सी वार भी खत्म कर ले, और दूसरा पड़ोसी ममालिक को भी ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर अफगानिस्तान में आग के शोले बढ़ के रहेंगे तो एक तो इन ममालिक का जो इक्तिसादी एजेंडा है या जो इक्तिसादी एम्बिशन है वो आगे नहीं बढ़ सकते, और दूसरा अफगानिस्तान की बदअमनी से पड़ोसी ममालिक भी ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकते। जी सलीम साहब, इसी दौरे के दौरान जो ज़मानत के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई कि जामिन कौन बनेगा, तो कहा जा रहा था कि सऊदी अरब जामिन बन सकता है, लेकिन फिर ईरान की तरफ से कुछ जो हिमायत याफ्ता लोग थे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को ना बनाया जाए क्योंकि ईरान जो पड़ोसी मुल्क वहाँ पर है उनकी शराकतदारी है वो नाराज़ हो जाएगा। तो चीन को इस हवाले से मद्देनज़र रखा गया। इस बात को सामने रखते हुए दूसरी तरफ आप गुलबदीन हिकमत यार को भी इन्वाइट किया है पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि तालिबान की जो क़यादत है वहाँ पर, तो वो क्या गुलबदीन हिकमत यार और जो मौजूदा हुकूमत है उससे इत्तिफाक करते हैं या उनके साथ जो उनका अमन जो प्रोसेस है वो करना चाह रहे हैं? क्या अफगान तालिबान उनके इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे? देखिए सर, दस तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अफगान तालिबान तो अभी तक अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे आमादा भी नहीं है, और अफगान तालिबान का कहना यह है कि मौजूदा हुकूमत बाइख्तियार नहीं है, इसलिए अफगान तालिबान अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब एक तब्दीली ये आई है कि पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त भी तालिबान को ये मशवरा दे रहे हैं और अपना रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, और वो अगर एक मुफाहिमत तक पहुंच जाए तो अमेरिका को भी उस मुफाहिमत को मानना पड़ेगा। और इससे पहले एक गुलबदीन हिकमत यार की मिसाल मौजूद भी है कि गुलबदीन हिकमत यार अमेरिका के भी ब्लैक लिस्ट पे थे और यूएन के भी ब्लैक लिस्ट पे थे, लेकिन जब अफगान हुकूमत के साथ उसने मुज़ाकरात किए और वो एक मुफाहिमत तक पहुंचे तो अमेरिका और यूएन को भी अफगान हुकूमत की सिफारिश पे उनको ब्लैक लिस्ट से निकालना पड़ा। लेकिन जाहिर बात है कि तालिबान को एक ये खदशा है कि अफगान हुकूमत से फिर उस मामले को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा और अमेरिका जैसी ताकतों के सामने कौन खड़ा होगा। तो इसलिए ये जो अफगान मसले को समझने वाले लोग हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं कि चीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक या यमन के तुर्की भी बाज़ लोग उसका नाम लेते हैं
कि जिनका अफगानिस्तान में पहले से इज्जत और एहतराम है और जो अफगान कॉन्फ्लिक्ट में बराह रास्त शरीक नहीं है, तो उनको मीडिएटर बनाया जाए। अब तो जाहिर बात है कि सऊदी अरब ने माजी में भी किरदार अदा किया है कि मुजाहिदीन की हुकूमत थी तो एक मरतबा यही लोग थे, यही उस्ताद सयाब थे, यही गुरबदीन हिकमतयार थे, बुरहानुद्दीन रब्बानी थे कि जिन्होंने आके हरम में मुआहिदा किया था। और उसके बाद भी न सिर्फ ये कि तालिबान भी आज तक बड़ी हद तक सऊदी अरब का इज्जत और एहतराम करते हैं और गुरबदीन हिकमतयार जैसे लोग भी सऊदी अरब के किरदार को अहमियत देते हैं। और माजी में तो अफगान सदर जो हामिद करजई साहब थे, वो कई बार खुद भी सऊदी अरब से किरदार अदा करने का मुतालबा कर चुके थे। लेकिन जाहिर बात है कि जो ईरान के ज़ेर असर ग्रुप्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब कोई किरदार अदा करे। अभी तक सिर्फ चीन एक ऐसा मुल्क है कि चीन की सालिसी या किरदार पे अफगानिस्तान के किसी भी फरीक को एतराज नहीं है। लेकिन चीन का फिर मसला ये है कि एक तो चीन का अफगानिस्तान की अभी अंडरस्टैंडिंग जो है पॉलिटिकल वो निस्बतन कम है, और दूसरा चीन ने माजी में कभी भी पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स में पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की थी। लेकिन बहरहाल मैं भी ये समझता हूँ कि चीन और रूस इस मामले में उनका किरदार भी बेहतर हो सकता है और वो बेहतर गारंटर भी बन सकते हैं। जी, आखिर में ये बताइएगा कि कुंदूज के अंदर जो एक अलमनाक वाकया हुआ उसमें पाकिस्तान के दौरे के अंदर क्या मजम्मत की गई है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो वज़ीर आज़म के दौरे के अंदर जो वफूद शामिल थे, इस लेवल पे क्या अफ़गान गवर्नमेंट से मजम्मत की गई है? और फिर कुंदूज वाले वाक़े को आप सामने रखते हुए क्या आप समझते हैं कि तालिबान ने कहा भी है कि हम बदला लेंगे, क्या आप समझते हैं कि ये जो तालिबान से एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही थी, दूसरी तरफ जो है ना तालिबान को खुद ही दूर किया जा रहा है, तो क्या दरमियान में कुछ और लोग आ गए हैं जो चाहते हैं कि इनके दरमियान मुज़ाकरात ना हो और अफ़गानिस्तान में अमन ना आए और जंग इस तरह चलती रहे? देखिए, एक तो वो बहुत अफसोसनाक और अंदोहनाक वाकया था। उसमें बड़ी तादाद में 100 के लगभग मासूम अफगान रुकना अजल बने, और फिर मासूम अफगान भी ऐसे थे कि उसमें फूल जैसे छोटे छोटे बच्चे भी थे, और फिर बच्चे भी ऐसे कि वो या हाफिज कुरान बने थे या अभी उन्होंने नाज़िर कुरान का हिफ्ज़ वो मुकम्मल किया था और उनकी दस्तदार बंदी हो रही थी, और वो बिल्कुल यानी अमन के फाख्ते थे। और सफेद पगड़ियां उनकी जो थी, न सिर्फ ये कि वो उनके खून में रंग गई, बल्कि उस मदरसे के दर दीवार भी वो उस खून से लाल हो गए और पूरे हर तरफ खून ही खून बन गया। तो एक तरफ तो ये बहुत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाकया है, दूसरी तरफ उसने मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत की अमन कोशिशों को भी बहुत बड़ा धचका पहुंचा दिया है। और खुद अफगान पार्लियामेंट के अंदर से लोग उस वाकये की न सिर्फ शदीद मजम्मत कर रहे हैं बल्कि उसको इस्लाम और मस्जिद और मदरसे पे हमला करार दे रहे हैं। और यही चीजें हैं कि जिसकी वजह से तालिबान की बयानी को तक़वियत मिलती है और जिसकी वजह से अफगान हुकूमत की साख मज़ीद भी मुतासर होती है। जहाँ तक उस हवाले से पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में अगर अवामी और सियासी सतह पे उस पर एहतजाज भी हुआ है और उसकी शदीद मजम्मत भी की गई है, लेकिन सरकारी सतह पे शायद अब पाकिस्तान को एक मुश्किल ये पेश आ रही है कि ये एक ऐसी कार्रवाई थी जो कि नेटो फोर्सेस ने नहीं बल्कि बदकिस्मती से खुद अफगान फोर्सेस ने की है। और अफगान हुकूमत का अभी तक उस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पे तालिबान रहनुमा थे और उन्होंने तालिबान को निशाना बनाया है। तो मेरे ख्याल में जब तक कि खुद अफगान हुकूमत उस हवाले से अपने मौक़िफ़ पे नजरसानी नहीं करती, तो इस हवाले से जब एक मामला खुद उसकी फोर्सेस ने किया है और अफगान हुकूमत अभी भी अपनी गलती को नहीं मान रही है, तो शायद अगर इस मौका पे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मजम्मत की जाती तो न सिर्फ ये कि इस दौरे पे असर पड़ सकता था बल्कि अफगान हुकूमत उसका बुरा मना सकती है। जी, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आपने हमें वक्त दिया।